साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। जैसा आपको पता है, जिसके गठन पर अभी कुछ समय पहले भारत सरकार ने निर्णय लिया है और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह फाउंडेशन भारत में अनुसंधान एवं विकास R&D के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और भारत अपने शोध एवं विकास पर अन्य देशों के मुकाबले काफी कम राशि अभी तक जो व्यय कर रहा था उसमें अब बढ़ोतरी होगी। हाँ तो साथियों, कुछ समय पहले संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था विधेयक 2023 नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF 2023 के पारित हो जाने के बाद NRF की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। NRF की स्थापना से अब 2008 के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB इस अधिनियम जो चल रहा था वह भी निरस्त हो जाएगा। यहाँ गौर करने योग्य है कि SERB की स्थापना एक अधिनियम बनाकर 2008 में की गई थी और इसे विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वे सभी काम सौंपे गए थे जिसके लिए अब NRF का गठन किया गया है। लेकिन NRF के संबंध में यह ध्यान में रखना जरूरी होगा कि इसका मकसद विज्ञान और प्रौद्योगिकी, गणित, इंजीनियरिंग, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान सहित प्राकृतिक विज्ञान के अलावा और भी इसमें विषय जो हैं शामिल होंगे, यानी इसका क्षेत्र जो है इसको व्यापक होगा और जो विषय इसमें होंगे सामाजिक विज्ञान और कला तथा मानविकी, वाणिज्य होगा, प्रबंधन, भाषा और संस्कृति में ये विषय जो हैं और इसमें शामिल किए गए हैं। सामाजिक विज्ञान है, कला है, मानविकी है, वाणिज्य है, प्रबंधन, भाषा और संस्कृति, इन सब में जो है शोध, नवाचार तथा उद्यमिता को प्रोत्साहन देना और वित्तीय सहायता प्रदान करना ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF का उद्देश्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका क्षेत्र काफी व्यापक होगा। साथियों, प्राचीन भारत में विज्ञान, गणित और कला को बढ़ावा देने की एक गौरवशाली परंपरा रही है और इसी कारण भारत को विश्व गुरु के रूप में जाना गया। यह भारतीय अंक प्रणाली ही थी जिसने गणित, व्यापारिक सौदे, आधुनिक लेखांकन और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी को संभव बनाया। आर्यभट्ट और श्रीनिवास रामानुजन जैसे वैज्ञानिकों ने विश्व को एक नई राह दिखाई जिससे हम सभी परिचित हैं। लेकिन धीरे धीरे इस परंपरा से हम एक प्रकार से विमुख होते गए और जिस वजह से भारत विश्व गुरु के रूप में अपनी भूमिका का समुचित निर्वहन नहीं कर पा रहा है। इसलिए खुशी की बात है कि सरकार ने अपनी ऐतिहासिक विरासत को दोबारा पाने के लिए अनुसंधान को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। NRF का गठन अगर हम कहें तो उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं ठोस प्रयास है। उल्लेखनीय है कि अभी भारत अपनी GDP का केवल 0.65% जो है अनुसंधान पर खर्च करता है, जबकि अगर वैश्विक औसत हम देखें तो यह 1.8% है। इसके हिसाब से भारत जो है GDP में भारत अनुसंधान में काफी कम खर्च कर रहा है। दूसरी ओर शोध एवं अनुसंधान पर अगर हम अमेरिका को देखें तो वह 2.8%, इजराइल जो है 4.3%, चीन जो है 2.2% तथा दक्षिण कोरिया 4.2% जो है खर्च करते हैं। इजराइल ने दिखाया है कि एक छोटा राष्ट्र होने के बावजूद शोध एवं विकास को प्राथमिकता देकर सतत विकास हासिल कैसे किया जा सकता है, यह उसने हमें दिखाया है। शोध एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर ही आज चीन इतने आगे बढ़ा है। और इसके अलावा हम अगर यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार अगर हम देखें,
भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 253 शोधकर्ता हैं, जो विकसित देशों से अगर हम तुलना करें तो काफी कम है। यही नहीं, शोध एवं विकास में देश के निजी योगदान, देश का जो निजी क्षेत्र का योगदान है उनके सकल व्यय का 40% से कम है, जबकि उन्नत देशों में यह आंकड़ा 70% से अधिक है, 7.70% से अधिक है। इसी प्रकार शोध एवं विकास पर खर्च करने वाली दुनिया की शीर्ष 2500 कंपनियों की सूची पर अगर हम नजर डालें तो केवल 26 भारतीय कंपनियां हैं, जबकि चीन की कंपनियों की संख्या 301 है। भारत में एक समस्या यह भी है कि दुनिया के अन्य देशों से उलट यहाँ शोध विश्वविद्यालयों में नहीं होकर स्वायत्त सरकारी संस्थानों में होते हैं। स्वायत्त सरकारी संस्थान जो हैं उनमें शोध होते हैं, न कि विश्वविद्यालयों में। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा यह होता है कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली में भारत जो है शोध के लिए जीडीपी का मात्र 0.4% हिस्सा आवंटित करता है। इसलिए यह जो एनआरएफ की स्थापना हुई है उसमें इस ओर भी ध्यान उन्होंने दिया है। आज की स्थिति में अगर हम देखें तो हमें अनुसंधान एवं विकास पर यानी R&D में निवेश कम से कम 5 गुना बढ़ाने की जरूरत है, और इसके लिए यह जरूरी हो गया था कि एक इस प्रकार से इस फाउंडेशन की स्थापना जो है जरूरी हो गई थी। अभी केंद्र सरकार जो है R&D पर जितना खर्च करती है उसका लगभग हम अगर देखें तो 20% हिस्सा वैज्ञानिक शोध में जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि R&D में जो खर्च होना था वह आशानुरूप या जो देश की आवश्यकता है उसके अनुसार नहीं हो रहा है। इसलिए भारत को भी अब मेक इन इंडिया जो पहल है उसके तहत अनुसंधान एवं विकास पर और तेजी से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, और एनआरएफ इस ओर ध्यान देगा, हम यह आशा कर सकते हैं। इसी क्रम में यह अच्छी बात है कि भारत सरकार ने भी स्टार्टअप्स हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं और छोटी संस्थाओं को जो है प्रोत्साहन देने की दृष्टि से पेटेंट शुल्क पर 80% रियायत देने का फैसला किया है, और पेटेंट की ऑनलाइन फाइलिंग के लिए 10% की छूट दी जा रही है। यह इसलिए किया गया है ताकि इनमें शोध और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहन मिले। साथियों, यहाँ यह ध्यान में लाना उचित होगा कि 2016 में जहाँ देश में 442 स्टार्टअप्स थे, वहीं 2023 में उनकी संख्या बढ़कर 92,683 तक पहुंच गई है। इसलिए इस मोर्चे पर मदद और प्रोत्साहन की गति को कायम रखने के साथ ही फाउंडेशन का लाभ उठाना भी जरूरी होगा। इसके साथ ही हमें यहाँ यह भी ध्यान में रखना होगा कि देश में शोध एवं अनुसंधान पर कम खर्च करने की इस प्रवृत्ति से राष्ट्र की जो है राष्ट्र निर्माण में बाधा पहुंचना स्वाभाविक है। कारण चाहे जो कुछ भी रहे हों, लेकिन हमें शोध एवं अनुसंधान पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपना जो खर्च है वो बढ़ाना होगा। इसलिए अनुसंधान में खर्च की जा रही जो अल्प राशि अब तक रही है उसको ध्यान में रखते हुए और देश के विकास में अनुसंधान के महत्व को समझते हुए 2020 की जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP में निर्णय लिया गया कि देश में एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF स्थापित किया जाना चाहिए, और NRF की पूरी प्लानिंग 2019 में जारी कस्तूरी रंगन समिति के मसौदे में दी गई थी। और यहाँ यह ध्यान रखने योग्य है कि नई शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट है वह भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन ISRO के वैज्ञानिक रह चुके शिक्षाविद
के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व वाली कमेटी ने ही बनाया था। और इस नई शिक्षा नीति में उनका योगदान जो है जग जाहिर है। उन्होंने ही इस शिक्षा नीति को जो है मूर्त रूप दिया था। और तो उसी समिति का कहना था कि किसी भी राष्ट्र का विकास बहुत हद तक उसके शोध, अनुसंधान तथा इनोवेशन यानी नवाचार पर किए जाने वाले खर्च के अनुपात पर निर्भर करता है। यानी इन तीनों पर जितना खर्च किया जाएगा उसी के हिसाब से राष्ट्र का विकास भी सुनिश्चित होगा। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि एनआरएफ को केंद्र सरकार हर साल 20,000 करोड़ रुपए जो है अनुदान में दे, ताकि एनआरएफ अपने जो रिसर्च का काम है आसानी से कर सके और उसमें कहीं बजट की कोई कमी आड़े ना आए। इसलिए इस सिफारिश के आधार पर अब एनआरएफ को सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक 5 साल की अवधि के लिए 50,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। 50,000 करोड़ यानी सालाना 10,000 करोड़ रुपए उच्चतर प्रयोगशालाओं में शोध कार्यों के लिए दिए जाएंगे। स्वायत्त राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में काम करने वाले वैज्ञानिक उसी शर्त पर इस धन का लाभ उठा पाएंगे जब शोध कार्य एक शिक्षाविद शोधकर्ताओं के साथ मिलकर होंगे। यह एक आवश्यक शर्त है। इसके पीछे निहित जो उद्देश्य है यही है कि जो आवंटित धनराशि है उसका समुचित सदुपयोग किया जा सके। इसलिए यह फाउंडेशन भारतवर्ष के न केवल अनुसंधान संस्थाओं बल्कि सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विभिन्न विधाओं में शोध नवाचार की संस्कृति के फलने फूलने में मदद करेगा और उद्योग क्षेत्र भी इससे जो है लाभान्वित होगा। यह बहुत इसका उद्देश्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है। देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एनआरएफ उद्योग, शिक्षा जगत और सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थाओं के बीच सहयोग स्थापित करेगा। यानी इनके मध्य जो है एनआरएफ की यह भूमिका भी होगी कि वह आपस में इनका समन्वय बनाए रखेगा और विज्ञान तथा संबंधित मंत्रालयों के अलावा उद्योगों और राज्य सरकारों की भागीदारी और योगदान के लिए एक अनुकूल तंत्र भी विकसित करेगा। साथियों, यहाँ यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि उक्त 50 करोड़ रुपए में से 14,000 करोड़ रुपए यानी 14,000 करोड़ रुपए जो है भारत सरकार देगी, जबकि शेष राशि 36,000 करोड़ रुपए उद्योग हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं और दान आदि से जुटाए जाएंगे। तो इस प्रकार कुल 50 करोड़ रुपए जो हैं 5 साल में जो खर्च किए जाएंगे उसकी एक स्पष्ट रूपरेखा सरकार ने एनआरएफ में बनाई है। इसी प्रकार फाउंडेशन से निजी एवं सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहन मिलना सुनिश्चित है और जो देश में नवाचार एवं आर्थिक वृद्धि के चक्र को स्वयं गतिशील बना सकता है, क्योंकि इस प्रकार यदि फंड आशानुकूल इसमें आता है तो उससे निश्चित तौर पर R&D को जो है रिसर्च डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सकेगा। हमने अंतरिक्ष क्षेत्र में भी अनुभव किया है कि जब अंतरिक्ष को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया और उसके फलस्वरूप 150 से अधिक स्टार्टअप अभी इसरो में काम कर रहे हैं। यही नहीं, आज अमेरिका के नासा जैसे संस्थान हमारे द्वारा लाए गए निष्कर्षों की प्रतीक्षा करते हैं। इस प्रकार इस फाउंडेशन की स्थापना से हमें एक महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में अपने शोध के लिए हमें आगे और मदद मिलेगी। साथियों, यहाँ यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि यह फाउंडेशन भारत के 1074 विश्वविद्यालयों, 161 अनुसंधान संस्थानों में शोध एवं विकास के द्वार खोलेगा, जिनमें
IIT है, NIT है, एम्स है, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान शामिल हैं। यानी इनमें, इन सारों में जो है शोध एवं विकास का कार्य किया जाएगा, और यह फाउंडेशन की एक रूपरेखा है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि केंद्र सरकार की जो 3 एजेंसियां हैं, यानी रक्षा है, परमाणु ऊर्जा है और अंतरिक्ष, ये मुख्यतः तकनीकी शोध के लिए हैं। यहाँ पर टेक्निकल जो है रिसर्च की जाती हैं, इसलिए फाउंडेशन की स्थापना से इनको भी गति मिलेगी। साथियों, यहाँ यह भी ध्यान में रखना जरूरी होगा कि केंद्र सरकार ने 19 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान की है, और क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान करने का भी यही उद्देश्य है कि यह मिशन जो है क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और यहाँ भी इस फाउंडेशन की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। कहने का मतलब यही है कि एक शोध एवं अनुसंधान पर एक वातावरण अभी जो है भारत में बढ़ रहा है। गौर करने योग्य है कि भारत क्वांटम मिशन को प्रारंभ करने वाले देशों, जिसमें अमेरिका है, चीन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, फिनलैंड है और फ्रांस है, उसके बाद भारत की बारी आती है। यानी भारत का 7वां स्थान हो गया है क्वांटम मिशन को प्रारंभ करने वाले देशों में। साथियों, शोध एवं विकास R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नवाचार, इनोवेशन, इसमें निवेश करना किसी भी राष्ट्र की सतत वृद्धि एवं समग्र समृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यानी किसी भी देश का की प्रगति का जो है, उन्नति का मापदंड जो है, उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन में भी कितना निवेश हुआ है, इससे हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने, स्टार्टअप या नव उद्यमों के लिए अनुकूल परिवेश बनाने, और अक्षय ऊर्जा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI मतलब, और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में शोध को प्रोत्साहन देने की दिशा में काफ़ी बड़े ठोस कदम उठाए हैं। विभिन्न सरकारी नीतियों और पहलकदमियों को यदि हम देखें, इनिशिएटिव्स को यदि हम देखें, तो उसमें शोध एवं विकास के सहारे सतत वृद्धि एवं सामाजिक आर्थिक विकास की दृष्टि से लाभ उठाने की प्रतिबद्धता स्पष्ट नजर आती है। यानी शोध एवं विकास पर महत्वपूर्ण बल दिया गया है। इस प्रकार यदि हम कहें कि इसमें दो राय नहीं है कि भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार नए IIT और ISER स्थापित किए हैं। देश की भारी भरकम आबादी को यदि हम देखें, तो भारत वैश्विक शोधकर्ताओं को, यानी रिसर्चर्स को, काफ़ी समृद्ध और विविधता से भरा डेटा उपलब्ध कराता है, जो काफ़ी मतलब जानकारी युक्त होता है, और उसकी उपलब्धि जो है कराता है भारत। और इससे न केवल भारत के उभरते बाजारों के बारे में अधिक जानकारी मिल पाती है, बल्कि कई भारतीय और वैश्विक वैज्ञानिक भी इन प्रयोगशालाओं में बेहतरीन शोध कर रहे हैं और अपने अपने देशों को लाभान्वित भी कर रहे हैं। साथियों, यहाँ यह भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि अभी तक असली मुद्दा यही था कि भारत में अनुसंधान और विकास पर जो व्यय किया जाना चाहिए था वह आशानुरूप नहीं किया गया। यह मुख्य मुद्दा था। भले ही यहाँ पर अनुसंधान और विकास कार्य होते रहे, लेकिन कई बार शोध अनुदान जो हैं, यानी जिस मद के लिए अनुदान, शोध मद में जो अनुदान दिया जा रहा था, वह केवल कागजों पर ही सिमट कर रह गया। यानी अनुदान के रूप में मिलने वाली धनराशि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में
देनी थी, आवंटित हो रही थी, उसमें या तो देरी हो गई या कहीं उस आवंटित फंड का जो है वितरण ही नहीं हुआ। ये दो समस्याएं थी, एक तो विलंब था और दूसरा उसका वितरण ही नहीं हुआ। तो इसके लिए काफी हद तक अफसरशाही और लाल फीताशाही भी जिम्मेदार रही। इसलिए आज जब नवगठित NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की देखरेख किसी और के पास नहीं है बल्कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में होगी, तो इसका यह भी लाभ होगा कि इसकी राह में नौकरशाही, वित्तीय या किसी भी अन्य प्रकार के व्यवधान नहीं आएंगे, और यदि आएंगे भी तो उनका तत्काल समाधान निकल जाएगा। इस उच्च स्तरीय सक्रियता से अंतर मंत्रालयी और अंतर विभागीय समन्वय में भी बड़ी आसानी होगी, जो कि शोध एवं नवाचार की राह में आने वाली जटिल एवं विभिन्न पक्षों के बीच जो उलझे मुद्दे हैं उनको भी सुलझाने के लिए सहायता मिलेगी और उनमें आपसी तालमेल जो है बना रहेगा। प्रधानमंत्री के साथ ही उल्लेखनीय है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF में प्रधानमंत्री के साथ ही जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और शिक्षा मंत्री को भी इसका संचालक बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस प्रकार साथियों, विश्व गुरु बनने के साथ ही एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनने के लिए एक सार्थक ज्ञान प्रणाली जो है पहली शर्त होती है, जो दोनों में ही मददगार होती है, यानी विश्व गुरु और मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए। इसके अलावा देश में जितनी बौद्धिक संपदा सृजित होगी उतने ही बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होंगे, यानी रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह सही है कि हमारा NRF संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन जैसे सफल मॉडलों से प्रेरित है, जिसका बजट लगभग $8 बिलियन है और जो कॉलेज और विश्वविद्यालय अनुसंधान के लिए एक प्रमुख वित्त पोषण स्रोत के रूप में कार्य करता है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है। साथियों, यह भी उल्लेखनीय है कि यूरोप में भी यूरोपीय अनुसंधान परिषद है, जो बुनियादी और व्यावहारिक अनुसंधान दोनों का जो है समर्थन करती है, यानी दोनों को सरकार की ओर से सब बराबर सहयोग दिया जाता है। इसलिए इसमें दो राय नहीं कि अन्य देशों के अनुभवों का अध्ययन मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान तो कर सकता है, मतलब उससे हमें एक सीधी जो एक अप्रोच है वह तो हमें प्राप्त हो सकती है, परंतु हमें यह समझना आवश्यक होगा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली की अपनी अनूठी जटिलताएं हैं और विविधताएं हैं। किसी भी नई पहल को भारतीय संदर्भ की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुरूप ही तैयार किया जाना चाहिए, और नई शिक्षा नीति 2020 में इस पर समुचित ध्यान दिया गया है और उसी के अनुसार जो है NRF का गठन किया गया है। इस शिक्षा नीति में सीखने के प्रति अपने दृष्टिकोण को उन्नत करने के लिए नवीन तरीकों का पता लगाने पर फोकस किया गया है, जो आगे चलकर अधिक व्यावहारिक होगा और अनुसंधान उन्मुख होगा। शैक्षणिक संस्थानों में स्नातक स्तर पर अनुसंधान के अवसरों की शुरुआत छात्रों और संकाय दोनों की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, और यहाँ पर हमें NRF से जो है बहुत बड़ी आशा है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि अपने नवाचार इकोसिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए, यानी हमारा जो इनोवेशन इकोसिस्टम है उसको और बेहतर बनाने के लिए भारत को अन्य कदम उठाने की भी आवश्यकता है, जैसे कि हमारी शिक्षा नीति शोध एवं नवाचार की संस्कृति को विकसित करने पर केंद्रित होनी चाहिए और उसमें
रिसर्च एंड इनोवेशन पर विशेष जोर होना चाहिए। प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए हमें शोधार्थियों को पर्याप्त आधार एवं विकल्प प्रदान करने होंगे और जो शोध गतिविधियों के लिए एक सहज परिवेश बनाना होगा, ताकि वह परिवेश जो है उसमें नए नए शोध जो हैं सामने आए, नई नई रिसर्च जो है। अच्छी बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है बिल्कुल यही कर रही है और शोध गतिविधियों के लिए त्वरित वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना भी अत्यंत आवश्यक है। इसका अर्थ यही है कि उद्यमियों के पास पर्याप्त वित्तीय विकल्प हों ताकि वे टिकाऊ उद्यम स्थापित कर सकें। और एनआरएफ में जब ऐसी यह व्यवस्था की गई है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ जो है पैसे की बजट की जो है दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हम तेल अवीव जैसे उदाहरणों से हमें सीख ले सकते हैं, जहाँ पर सरकारी मदद के साथ ही वेंचर कैपिटल यानी जोखिम पूंजी का भी समावेश होता है। सरकारी मदद तो वहाँ पर दी जाती है और जोखिम पूंजी भी वहाँ पर लगाई जाती है। तो इस प्रकार नवाचार इकोसिस्टम से जुड़े सभी संबंधित पक्षों के बीच समन्वय की संस्कृति को विकसित करना भी आवश्यक है। और यहाँ पर हम जर्मनी के स्टार्टअप कॉरपोरेट समन्वय से सीखा हमें जा सकता है, किस प्रकार से समन्वय आपस में किया जाता है। इसका हम अनुभव जो है जर्मनी से ले सकते हैं, जिसके माध्यम से वहाँ पर जर्मनी में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहन मिला है। इसलिए साथियों, उम्मीद है कि एनआरएफ इस सिलसिले को आगे बढ़ाने में निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। और कुल मिलाकर आज नवाचार है, विज्ञान है और प्रौद्योगिकी है, इनसे ओतप्रोत देश का भविष्य जो है इस परिवर्तनकारी यात्रा पर इस परिवर्तनकारी जो यात्रा है भारत की, वह एक शुभ संकेत दे रही है कि हम नवाचार में है, विज्ञान में है, प्रौद्योगिकी में है, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह निर्विवाद तथ्य है कि शोध एवं विकास ही यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही बेहतर जीवन का द्वार खोलता है। और भारत पिछले कुछ वर्षों से अपनी श्रम आधारित अर्थव्यवस्था को कौशल आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने पर भी जुटा है। लेकिन एनआरएफ के संबंध में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह भी है, जिसका उल्लेख करना यहाँ पर जरूरी है, कि इसका मकसद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अलावा और भी विषयों जैसे सामाजिक विज्ञान है और कला है तथा मानविकी है, वाणिज्य है, प्रबंधन है, भाषा और संस्कृति में शोध को प्रोत्साहन देना और वित्तीय सहायता करना भी है। तो ये इसमें जो है सारे विषय ये शामिल हो गए हैं। इसलिए इन सभी विषयों में यदि शोध एवं विकास का मार्ग खुलता है तो निश्चित तौर पर यह भारत के सर्वतोमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। और इसलिए साथ ही अब तक जो विषय शोध एवं अनुसंधान से अछूते रहे हैं, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है, उनको भी एक प्रकार से एनआरएफ के सहारे मुख्य धारा में लाकर और भारतीय प्रतिभा का समुचित दोहन कर नवाचार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए हम ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को भी बल देने में सक्षम होंगे। और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को जब कोई देश महत्व देता है, बल देता है, तो निश्चित तौर पर उस देश का उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर आगे बढ़ना सुनिश्चित है, अवश्यम भावी है, यह हम कह सकते हैं। तो साथियों, ये मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, बांटा। और अपनी टिप्पणी अवश्य दें, पसंद नापसंद दोनों का मैं हमेशा स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया देर किस बात की कर दीजिएगा। और सामग्री जो है सूचनाप्रद है, शेयर भी अवश्य कीजिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं
अपनी वाणी को विराम देता हूं और मिलता हूं अगले हफ्ते आपसे किसी नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। तो तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन मेरे ज्वलंत मुद्दे का अगले हफ्ते अवश्य इंतजार कीजिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।